नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो आज से एक नया सिलसिला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों की साख दांव पर लगी है। चूँकि लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए थे उससे इंडिया गठबंधन को जो निराशा बिहार में मिली, और जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया गठबंधन ने, लेकिन बिहार में कुछ अच्छा नहीं कर पाई। पिछला 2020 का जो चुनाव था उसमें तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए। क्या इस बार बनेगी तेजस्वी यादव की सरकार? इस पर करेंगे हम लोग चर्चा और खंगालने का प्रयास करेंगे, जांचने का प्रयास करेंगे कि अभी की परिस्थिति में चल क्या रहा है। बिहार में एक बड़ी टीम हम लोगों ने वहाँ डेवलप की है और हर रोज 2 विधानसभाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 विधानसभाओं पर चर्चा करें। वहाँ के जातीय समीकरण क्या है, वहाँ जातीय समीकरणों की आज की परिस्थिति में अगर वोट पड़ता है तो वो जातियाँ किस पार्टी को वोट करेगी। चूँकि बिहार में धर्म और जाति राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। जानने का प्रयास करेंगे। इसी तरह एक एक सीट का विश्लेषण करते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे चुनाव से पहले कि आखिर परिणाम क्या आने की संभावना बन रही है। आज बात करेंगे 2 विधानसभाओं की, जिसमें एक है अररिया और दूसरी है मधेपुरा। अररिया और मधेपुरा का विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन ये है कि जो आप प्यार दे रहे हैं इसको बरकरार रखें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इसमें अपने सुझाव दें। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, क्योंकि बिहार में हम लोगों के पास, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी टीम लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने गठित की थी, बनाई थी, कुछ लोगों का साथ दिया था, ऐसे ही बिहार में एक बड़ी टीम हम लोग बना चुके हैं। हमारे कई साथी, जिसमें शशि शेखर, जितेंद्र चौरसिया बिहार पहुंच चुके हैं और वहां जाकर के ज़मीनी सर्वे भी कर रहे हैं, वहां कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। ये जो डेटा हम लोग जुटा रहे हैं, इसके लिए आपको बता दें कि वहां लोगों से बात करके, स्थानीय पत्रकारों से बात करके वहां का मिजाज समझने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़े थोड़े सैंपल्स भी हम लोगों ने उठाना शुरू किया है। आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, इसकी एक तस्वीर साफ करने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं अररिया की, लेकिन उससे पहले फिर वही निवेदन कि आप कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव हो या आलोचना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन फिर वही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट ज़रूर करें। तो अररिया विधानसभा की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो 2020 का परिणाम था उस पर एक नज़र डालनी पड़ेगी, तभी हम आकलन कर पाएंगे कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है इसमें ऊंट किस करवट बैठने वाला है। 2020 का परिणाम क्या था, उसमें क्या क्या प्रभाव थे और वहां से अब क्या बदलाव होने वाले हैं, और इस विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है, इस पर करते हैं चर्चा। तो 2020 का चुनाव अररिया से जीते थे अब्दुल रहमान, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। इन्होंने जेडीयू के शगुफ्ता टीम को चुनाव हराया था। अब्दुल रहमान को 96,024 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू की, जो एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम हैं, उनको वोट मिले थे 62,582। यहाँ जीत का जो अंतर था वो था 33,442। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ एलजेपी उस समय एनडीए का पार्ट नहीं थी। एलजेपी चिराग पासवान के नेतृत्व में अलग चुनाव लड़ी थी। एलजेपी के प्रत्याशी चंद्रशेखर चंद्रवंशी को 12,054 वोट मिला था, यानी एनडीए को 12,054 वोट का झटका लगा था, तभी लगभग 33,000 वोट से वो हारे थे। लेकिन एमआईएम के प्रवीण मगरू चुनाव लड़े थे और लगभग 7,054 के आसपास उनको वोट मिला था। उन्होंने जो वोट काटा था वो इंडिया गठबंधन का काटा था। पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का वोट जो था उसमें सेंधमारी हुई थी। एक तरफ एलजेपी के जो चिराग पासवान के नेतृत्व में प्रत्याशी लड़े, उन्होंने एनडीए को नुकसान पहुंचाया। वहीं एमआईएम के जो प्रत्याशी थे उन्होंने इंडिया गठबंधन के वोट में कहीं ना कहीं सेंधमारी। खासतौर से ओवैसी साहब को मुस्लिम समुदाय का बड़ा समर्थन मिला था, जिसकी वजह से कई एक सीट्स हार गई थी जेडीयू आरजेडी। लेकिन कम से कम यहाँ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एमआईएम की वजह से आरजेडी को कोई नुकसान हुआ। वो 33,000 के लगभग अंतर से ये चुनाव जीते थे अररिया का। लेकिन अब स्थिति क्या बनने जा रही है, अररिया का जातीय समीकरण एक बार समझने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि अगर वहाँ चुनाव होता है अभी या आने वाले समय में,
तो अररिया किसके खाते में जाने वाली है? माफ़ कीजिए, मैंने बताया था कि यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी जीते, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के अब्दुल रहमान प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव जीता था और उनको वोट मिला था 96,024। अब जानते हैं जाति समीकरण क्या है अररिया का। तो मैं आपको बता दूं कि अररिया मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, जहाँ लगभग 40 से 45% मुसलमान वोट है, मुस्लिम समुदाय का वोट है, जो एक तरफा जाता है इंडिया गठबंधन के फेवर में। और कहें तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत लड़े थे और वो जीते भी थे। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, लेकिन इस बार अभी चूंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, उम्मीद यही करते हैं कि इस बार भी कांग्रेस के खाते में, चूंकि सिटिंग एमएलए है वहाँ से, उनके खाते, कांग्रेस के खाते में ही ये सीट जाएगी। तो 40 से 45% जो वोट है वो इंडिया गठबंधन का, यानी कांग्रेस के फेवर में जाने की उम्मीद है। 2020 में 80 से 85% वोट जो मुस्लिम समुदाय का था वो गया था कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के फेवर में। वहीं जेडीयू के फेवर में भी 10 से 15% वोट जेडीयू के फेवर में भी गया था और एमआईएम को भी वोट मिला था। जहां 40 से 45% मुस्लिम वोट है अररिया में, वहीं 10 से 15% वोट यादवों का भी है। और यादव मुस्लिम एम समीकरण लालू प्रसाद यादव का पुराना जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था, उसके तहत यादव और मुसलमान मिलकर के इंडिया गठबंधन और खासतौर से आरजेडी को वोट करता रहा। और इंडिया गठबंधन में चूंकि आरजेडी कहीं कहीं सीट शेयर करती है कांग्रेस के साथ भी, तो ये सीट कांग्रेस के खाते में है। तो यहाँ यादवों का जो वोट है 10 से 15% वोट, वो उसका 90% वोट जाता है कांग्रेस को। लेकिन एक तबका और है ईबीसी का, जिसमें 20 से 25% वोट है, जिसमें मल्ला, निषाद और तेली इस तरह की जो जातियां हैं उनको ईबीसी कैटेगरी में रखा गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में रखा गया है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में रखा गया है। ये वोट सारा का सारा जाता है नीतीश कुमार, चूंकि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, एनडीए की तरफ से। तो नीतीश कुमार की जेडीयू को इसका 90% वोट जाता है, जबकि कुछ वोट पिछली बार एलजेपी कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे थे, पिछली बार एनडीए का पार्ट नहीं थे, इस बार वो एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ईवीसी का 10 से 15% वोट काटा है, जबकि वहाँ करीब 80 से 85% वोट गया था जेडीयू के खाते में। बात करें दलित समुदाय की, तो 10 से 12% वोट दलितों का है, जिसमें 3% वोट मुसहर और 5% वोट पासवान जाति का है। जबकि अदर जो दलित वोट है वो बचे हुए हिस्से में आते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जो पासवान वोट है वो चिराग पासवान के फेवर में एलजेपी को गया। लगभग 50% जो वोट पड़ा था उसका 50% दलित वोट एलजेपी के खाते में जाता। वहीं आरजेडी के खाते में 25 से 30% वोट गया था, यानी जेडीयू और बीजेपी से ज़्यादा वोट आरजेडी के खाते में जाता दिखाई देता है। अक्सर पिछले चुनाव में भी गया था और इस बार भी संभावना यही बन रही है कि दलित वोटों का बंटवारा लगभग बराबर होगा। चूंकि एलजेपी रामविलास पासवान, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, वो एनडीए का पार्ट है, तो भी यहाँ पर दलित समुदाय का जो वोट है वो पूरा का पूरा एनडीए को नहीं जाएगा, उसका एक हिस्सा इंडिया गठबंधन को भी जाएगा। यानी कहें तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की एक अच्छी पकड़ है दलित समुदाय में बिहार में। तो ये वोट जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके फेवर में अब भी 2025 के चुनाव में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा एनडीए के पक्ष में, चूंकि इस समय चिराग पासवान एनडीए के साथ है, जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें तो अब 2025 का चुनाव, पिछले चुनाव बताया 2020 में क्या पोजीशन रही, लेकिन अब 2025 की अगर बात करें तो एमआईएम को जो मुस्लिम वोट गया था इस बार उसको भी वोट जाने की संभावना नहीं है। सारा का सारा वोट इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। यादव समुदाय का वोट 90% इस बार भी जाएगा कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में। यहाँ अभी भी लड़ाई जो है उसमें कांग्रेस आगे बनी हुई है। कहें कि अररिया सीट पर इंडिया गठबंधन की दावेदारी बहुत मजबूत है। लेकिन यहाँ एक और फैक्टर हर सीट पर इसको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है जन स्वराज पार्टी, यानी पीके की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी भी अपना करिश्मा दिखाएगी। जन स्वराज पार्टी आखिर किसका वोट काटेगी, ये देखने वाली बात है। वैसे कहा तो ये जाता है कि जन स्वराज पार्टी को खड़ा किया गया है एनडीए की तरफ से, वो केवल इसलिए कि जो एनडीए का नाराज वोटर है, जो इंडिया गठबंधन को नहीं देना चाहता है, लेकिन नाराजगी के चलते वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकता है, तो उसको एक विकल्प प्रदान किया गया है कि वोट इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होने से बचे और इंडिया गठबंधन के जो वोट है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सेंधमारी कर सकें। प्रशांत किशोर अगर वाकई में कोई बड़ा चमत्कार करते हैं तो
इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि पोल ट्रैक सर्वे, जो हमारा सर्वे हुआ है, पोल ट्रैक किया गया है, उसके हिसाब से परिणाम क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सर्वे है जून 2025 तक जो किया है हमारे साथियों ने मिलकर के वहाँ जैसे तैसे अरेंज कराया है, लेकिन फिर भी चूंकि साइकोलॉजिकल इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर से और लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों ने सर्वे कराया और उसके आधार पर जो हम लोगों ने विश्लेषण किया, बहुत सफल रहे। उसमें हम इसी से उत्साहित होकर के बिहार में एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी जो हमारा प्रयोग है वो सफल होगा और हम जो भी संभावित रिजल्ट है उसके बहुत नज़दीक पहुँच पाएंगे। तो पोल ट्रैक सर्वे हमारा कहता है कि यहाँ जो इंडिया गठबंधन है उसको 44.2% वोट मिलने की उम्मीद है, वहीं जो एनडीए है उसको 42.8% वोट मिलने की उम्मीद है। मुकाबला नज़दीकी हो सकता है, लेकिन फिर भी एज जो है वो कांग्रेस के फेवर में है, यानी इंडिया गठबंधन के फेवर में है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और जो सरकारी अव्यवस्थाएं हैं इसको आरजेडी ने मुद्दा समय समय पर बनाया है। मुखरता से एग्रेसिवली वहाँ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में प्रदर्शन करती रही है और जिन मुद्दों को उठाती रही है सत्ता के खिलाफ, चूँकि बाढ़ प्रभावित एरिया है, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के एक आक्रोश सत्ता के खिलाफ तो बना हुआ है। इससे भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती है और कांग्रेस के प्रत्याशी को एज मिलती है। अब बात कर लेते हैं मधेपुरा सीट की। मधेपुरा हाई प्रोफाइल सीट है और हमेशा चर्चा में बनी रही है। यहाँ से कभी पप्पू यादव का भी दबदबा रहा है, लालू प्रसाद यादव की ये मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन इसमें भी सेंध लग चुकी है आरजेडी के इस मजबूत सीट में भी। अभी हाल फिलहाल यहाँ 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें चंद्रशेखर आरजेडी के चुनाव जीते थे, यानी ये सीट जो है 2020 के चुनाव में आरजेडी के खाते में थी। अब स्थिति क्या है और आरजेडी के परिणाम क्या रहे, वहाँ कितने मार्जिन से ये सीट आरजेडी जीती थी, दूसरे नंबर पे कौन रहा और फैक्टर क्या थे आने वाले समय में जिनका प्रभाव पड़ सकता है, उस पर भी करेंगे चर्चा। तो मधेपुरा में जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रशेखर आरजेडी से विधायक बने। चंद्रशेखर को 83,463 वोट मिले थे, जबकि वहाँ दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार, इनको 65,595 वोट मिले थे और जीत का अंतर था 12,886 वोटों का। लेकिन एक मजेदार चीज ये है कि 2020 का चुनाव पप्पू यादव भी यहाँ से लड़े थे और पप्पू यादव को 26,663 वोट मिले थे, जबकि जीत का अंतर 12,868 था। और पप्पू यादव को जो वोट मिला था वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन या आरजेडी का वोट था। यादव समुदाय का जो वोट था और मुस्लिम समुदाय का वोट काटने में सफल हुए थे पप्पू यादव। 28,000 वोट काटा, लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी के जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर, वो यहाँ से चुनाव जीते थे। अब जाति समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ 25 से 30% यादव वोट है। यादवों के पड़ने वाले वोट में से 70 से 80% वोट आरजेडी को मिला था, जबकि उसमें 20 से 25% वोट काटने में सफल हुए थे पप्पू यादव। यादवों का जो वोट था उसमें सेंधमारी पप्पू यादव ने की थी और जो आरजेडी को नुकसान था, लेकिन फिर भी आरजेडी एक बड़े मार्जिन से वहाँ चुनाव जीत गई थी। मुस्लिम समुदाय का भी लगभग 15 से 20% वोट यहाँ है और जो वोट सीधा का सीधा जाता है आरजेडी के खाते में। चूँकि पिछली बार एमआईएम यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी, मधेपुरा में उन्होंने कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, सारा का सारा वोट आरजेडी को गया था और इस बार भी संभावना ये है कि ये वोट आरजेडी को ही जाएगा। दूसरा, वहाँ ईवीसी बड़ा फैक्टर, जिसको मैं पिछली बार भी आपको बताया था अररिया के विधानसभा के विश्लेषण के समय, कि ईवीसी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है बिहार के चुनाव में। वही मल्ला, निषाद, तेली आदि जो ईवीसी वोट है वो यहाँ 20 से 25% वोट है, लेकिन ईवीसी वोट बिहार का ज़्यादातर जाता है जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए के पक्ष में। इसमें पिछली बार पप्पू यादव ने भी थोड़ी बहुत सेंधमारी की थी, लेकिन आरजेडी को बहुत कम वोट मिलता है। ईवीसी का ज़्यादातर वोट जो है वो क्या कहे कि ईवीसी जो है वो जेडीयू, बीजेपी या इंडिया गठबंधन एनडीए का मजबूत वोट बैंक है। लेकिन फिर वही जनस्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ईवीसी में बराबर सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। उनका जो टारगेट जो कर रहे हैं वो ईवीसी है, युवा मतदाता है, हर जाति का युवा मतदाता है, ईवीसी है। और जो अल्पसंख्यक वोट है, मुस्लिम समुदाय का जो वोट है, उसमें सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कितना सफल होंगे, लेकिन अभी तक तो ये लगता है
कि प्रशांत किशोर कुछ न कुछ गुल खिला सकते हैं, खुद जीते न जीते, लेकिन किसी की हार और जीत का कारण बन सकते हैं। 5 से 7% यहाँ कुशवाहा वोट भी है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा का वर्चस्व है, उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ है और ये एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना है। इस सीट्स पर 10 से 15% दलित वोट है और मैं आपको बता दूं कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें 50% वोट लगभग चला गया था आरजेडी के पक्ष में, आरजेडी के प्रत्याशी के फेवर में। आरजेडी के प्रत्याशी को जो पड़ने वाला वोट था उसका 50% वोट मिला था। 20 से 30% वोट जो है वो मिला था चिराग पासवान की एलजेपी को, और बचा हुआ वोट गया था जेडीयू और बीजेपी को। कहें कि दलित वोट का एक बड़ा तबका जो है वो आरजेडी के साथ खड़ा हमेशा दिखाई देता है कुछ सीटों पर। इस सीट पर 8 से 10% सवर्ण वोट भी है। सवर्ण वोट जो है बिहार में जिसका 90% पड़ने वाला वोट जाता है बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए के फेवर में। इस बार भी लगता ये है कि एनडीए के फेवर में 8 से 10% वोट जो सवर्ण कास्ट का वोट है वो एनडीए के पक्ष में ही जाने की संभावना है। तो मधेपुरा से इस बार की बात करें तो मधेपुरा में भी आरजेडी या इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इस बार पप्पू यादव चूंकि इंडिया गठबंधन का ही पार्ट है और उम्मीद ये करते हैं कि वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो पिछली बार उन्होंने एक बड़ा भाग वोटों का काटा था इंडिया गठबंधन को, जो उन्होंने एक झटका दिया था, भले ही वो जीत गई इंडिया गठबंधन 12-13 हज़ार वोट से, लेकिन 28,000 वोट पप्पू यादव को मिला था। वो उसका ज़्यादातर भाग आया था इंडिया गठबंधन के वोटों में से। इस बार वो खुद इंडिया गठबंधन का पार्ट है, इसलिए उम्मीद ये करते हैं कि ये वोट भी वापस जाएगा इंडिया गठबंधन या आरजेडी की तरफ। तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन इस सीट पर इस बार भी बहुत मजबूत है। तो बात करते हैं अररिया और मधेपुरा की। अगर बात करें तो यहाँ इन दोनों सीटों पर, चूँकि दोनों सीटें ही इंडिया गठबंधन के पास में है, एक अररिया कांग्रेस के पास में है, आरजेडी के पास में है, मधेपुरा इस बार भी इन दोनों सीटों पर क्लेम इंडिया गठबंधन का ही है। इसको कहीं लिख लीजिए। 2 सीटें जिनकी बात हम कर रहे हैं, अभी तक 2 में से दोनों सीटें इंडिया गठबंधन बचाने में कामयाब हो सकती है। इसी तरह से विश्लेषण करते रहेंगे, इनको नोट करते रहेंगे, अंत में आकर के देखने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर किसकी संभावना बन रही है सरकार बनने की। तो मैं आपको बता दूं, कल फिर हम करेंगे कम से कम 2 या 3 विधानसभाओं पर चर्चा, इसी तरह से जो डेटा हमारे साथी भेज रहे हैं, जो विश्लेषण भेज रहे हैं, 2020 के क्या फैक्टर हैं, 2025 में उनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, और आने वाले 2025 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर करते रहेंगे समीक्षा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।